आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग पहले की तरह ही ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों, सीटेट 2022 के लिए जो आरंभ सीरीज़ हमारे चैनल से प्रोवाइड कराई जा रही है आप सभी को, उसका ये 13वां वीडियो लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। और आशा करता हूँ जिस तरह से आपने चैनल को पसंद किया है, वीडियोज़ को पसंद किया है, चाहे मैथ्स की क्लासेज हों या सीटेट की क्लासेज हों, आप ऐसे ही आगे भी पसंद करते रहेंगे और अपने सीटेट में अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। और अच्छा स्कोर पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, साझा कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, बंडूरा द्वारा दिए गए सामाजिक अधिगम के निम्नलिखित सोपानों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। जो एल्बर्ट बंडूरा थे, उनके द्वारा जो सामाजिक अधिगम के निम्नलिखित सोपान दिए गए हैं, उनको पुनर्व्यवस्थित करना है कि वो किन क्रम में रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले लिखा हुआ है व्यवहार का स्मरण करना। क्या लिखा हुआ है? व्यवहार का स्मरण करना। फिर स्मृति को विकार में तब्दील करना। फिर है प्रारंभ किए गए व्यवहार का पुनर्बलीकरण करना। फिर है दोस्तों व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। ये 4 सोपान दिए हुए हैं और इनको पुनर्व्यवस्थित करना है आपको। तो दोस्तों इसमें 1 2 4 3 लिखा हुआ है, 4 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 1 3 2 लिखा हुआ है, 1 4 2 3 लिखा हुआ है। किस क्रम में आप इनको रखेंगे? ठीक है, जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। तो दोस्तों इसमें हमारा विकल्प सही है बी, 4 1 2 3। तो सबसे पहले क्या होगा? व्यवहार पर, ये 1 नंबर होगा, व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले आएगा। फिर 2 नंबर पे क्या आएगा? व्यवहार का स्मरण करना, व्यवहार का स्मरण करना। और फिर जो तीसरे नंबर पे है वो आपका आएगा स्मृति को कार्य में बदलना, मतलब कार्य में तब्दील करना। और तीसरा जो है प्रारंभ किए गए व्यवहार का पुनर्बलीकरण। जब एक बार कार्य हो जाता है तो उसको हम पुनर्बलीकरण करते हैं, जिससे वो हमको और भी अधिक वो हमारे अनुभव में शामिल हो और अधिक हम उसके बारे में सीख पाए। तो ये आपका हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो। कौन एक अच्छा शिक्षक है? तो वह शिक्षक कौन है? कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता, उदासीन है, या जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पहले ही पता चल गया कि जो सबसे सही विकल्प है वो डी है। क्योंकि एक होता नहीं है, आपदा में अवसर, बार बार बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो आपदा में अवसर, ये जो बातें होती हैं तो ऐसी है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में जो शिक्षक उपयोग कर सकता है, किया जा सकता है, जिसके द्वारा वो एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा अधिगम प्रक्रिया की, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से। ठीक है, तो आपदा में अवसर को बना लेता है दोस्तों। फिर है विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? आप सभी लोग परिचित होंगे। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है। फिर है प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। वो प्रतिभाशाली है, यह कथन दिया गया है। मतलब वो अपने उत्पादन की मात्रा में, सीखने की मात्रा में, उसकी दर में, सीखने की दर में, गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है R.W. टेलर द्वारा। जो हमारा विकल्प सी है वो बिल्कुल सही है, R.W. टेलर। रट लीजिएगा दोस्तों। किसी उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च उपाय है। किसी उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च उपाय क्या है? तो सर्वोच्च उपाय यही है कि औसत कठिनाई वाले प्रश्न अधिक रखे जाए। उसमें क्या है? औसत कठिनाई वाले अधिक प्रश्न रखे जाएं। और बाद में अगर हम चाहते हैं तो बढ़ते रहते हैं, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन इसका जो सही विकल्प होगा आपका औसत कठिनाई वाले विकल्प रखे जाएं। फिर प्रत्यय निर्माण के स्तरों का सही क्रम है। प्रत्यय निर्माण के स्तरों का सही क्रम है। तो दोस्तों क्या है सही क्रम? प्रत्यय निर्माण के पृथक्करण, तुलना, परीक्षण, सामान्यीकरण, परिभाषा निर्माण, या तुलना, सामान्यीकरण, पृथक्करण, निरीक्षण, परिभाषा निर्माण, निरीक्षण, फिर पृथक्करण, फिर सामान्यीकरण, तुलना, परिभाषा निर्माण। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है निरीक्षण होगा पहले, फिर तुलना होगा, फिर पृथक्करण होगा, फिर सामान्यीकरण होगा, फिर परिभाषा निर्माण होगा। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है इसमें से। ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, बालक में कुंठा जन्म लेती है। उसके मन में जो कुंठा बैठ जाती है, एक तरह की ग्लानि हो जाती है, कुंठा बैठ जाती है, वो कैसे बैठती है, क्यों जन्म लेती है? प्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, या प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, या व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किस लिए होता है?
तो कुंठा दोस्तों जो है वो एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है, एक भावात्मक दशा होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो परस्पर विरोधी विकल्प हमारे अंदर हैं, परस्पर विरोधी विचार जो हैं वो एक साथ जन्म लेने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे से या हमारे जो सहपाठी हैं उनसे हम क्या हैं, किन्हीं चीज़ों में कम हैं, हमारे मतलब हम उनके जो गुण हैं या जो ज़्यादा प्रतिभा उनमें है और हमारे अंदर कम प्रतिभा है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रेरक होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जो हमारे मन में उद्वेलन चलता रहता है, उनके परिणाम स्वरूप कुंठा जन्म लेती है। परस्पर मतलब विरोध होता रहता है, विचारों का, विकल्पों का अवरोध होता रहता है, तो इनके फलस्वरूप कुंठा जन्म लेती है। तो हम सीधे सीधे इसमें जो हमारे सही जो जवाब हमारा होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, वो होगा ए, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप। कि जितना ही ज़्यादा हमारे अंदर संघर्ष होगा, मानसिक संघर्ष होगा, हमारी भावात्मक दशा जो है वो बराबर विरोधी विचारों के द्वारा इधर उधर होती रहेगी, तो अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप या इनके फलस्वरूप ही कुंठा का जन्म होता है। विकल्प ए आपका सही है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को सामूहिक कार्य दे देना, ये क्यों है एक प्रभावी रणनीति, क्यों है? क्योंकि इसमें ये लिखे हुए हैं जो विकल्प है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति मिलती है। कि हम बड़े हैं तो हम दूसरे बच्चों पर हावी हो जाएंगे, या मतलब छोटे समूह जो भी हैं अपना एक आधिपत्य दिखाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, और बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, या इससे भी शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो दोस्तों शिक्षक का काम कम होने ये तो विकल्प नहीं हो सकता है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये भी विकल्प बिल्कुल तो सही नहीं बना। कार्य जल्दी हो सकता है लेकिन इसका सीखने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा जो विकल्प है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो दोस्तों यही आपका बिल्कुल विकल्प सही है, बी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को सही से ध्यान से, अगर आपकी एक बार समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कहीं से आपको उसका हिंट, आंसर का हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। सीटेट में कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, हमने गलत टिक कर दिया, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हमने गलत टिक कर दिया। तो कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको हम बार बार पढ़ते हैं, तो उन्हीं और थोड़ा सा उसको हम सोचते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन से ही हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये दिया हुआ है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। राघव को स्वयं द्वारा तैयार किया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? तो शारीरिक गतिबोधक थी। यहाँ पर देखिएगा, दोस्तों लिखा हुआ मधुर संगीत बजाते हुए। संगीत में उच्च स्तरीय बुद्धि थी, या भाषाई बुद्धि उच्च स्तरीय थी, या स्थानिक थी? तो संगीत आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि मधुर संगीत बजा रहा था वो, तो संगीत में। ठीक है दोस्तों, बी विकल्प आपका सही है। फिर दोस्तों है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें जो आपके विकल्प हैं वो हैं मन ने, किसने? मन ने, या फिर है सेल्डन ने, फिर हिपोक्रेट्स ने, या कैटल ने। किसने प्रस्तुत किया था? तो ये वर्गीकरण सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया था। आपका विकल्प डी, सी सही है। माफ़ कीजिए दोस्तों, क्या सही है? सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? क्या नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण नहीं है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना नहीं है, या इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसमें से क्या नहीं है? तो इसमें से जो आपका विकल्प बी है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पियाजे के अनुसार, देखिए पियाजे से जुड़े क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं उनसे प्रश्न आपको चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, आपको प्रश्न जरूर ही मिलता है। तो पियाजे को तो आप पढ़कर ही आइएगा। इसमें जो प्रश्न है दोस्तों वो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? अगर आपने पियाजे के मैंने जो मेरा पहला वीडियो था तो उसमें मैंने पियाजे के सभी जो चरण थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, व्याख्या उनकी की हुई थी, तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। इसमें दिया हुआ है, संवेदी प्रेरक चरण वस्तु स्थायित्व को किस चरण में प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक में,
या पूर्व संक्रियात्मक में या मूर्त संक्रियात्मक में या औपचारिक संक्रियात्मक में। तो किस में प्रस्तुत करता है? तो संवेदी प्रेरक चरण जो दोस्तों होता है उसके अंतिम दौर में, ठीक है, उसके अंतिम दौर में बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है और वो एक वस्तु को लेकर के उसकी जो विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो उनके प्रति वो अनुक्रिया करता है, वस्तुओं के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और वो मतलब एक ऐसी बना लेता है, एक ऐसी दृष्टिकोण ऐसा बनाता है कि वो वस्तु स्थायित्व को, दृष्टिकोण जो वो चीज़ें नहीं होती हैं, सामने नहीं आती हैं, लेकिन वो वस्तु स्थायित्व को वहाँ पे पा लेता है या वहाँ पे वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है संवेदी प्रेरक चरण में। तो ए विकल्प आपका सही है। और ये इसमें लिखा बताया मैंने कि अंतिम दौर में, ठीक है, वस्तु स्थायित्व लिखा हुआ है, वस्तु स्थायित्व, तो ये जो संवेदी प्रेरक चरण होता है उसके अंतिम दौर में, किसमें? अंतिम दौर में, ठीक है। तो संवेदी प्रेरक चरण। फिर समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है? व्यवस्था या बच्चों के अनुरूप बदलना है, परिवेश या परिवार के, या बच्चे या परिवार के, या बच्चे या व्यवस्था के, ठीक है। तो किसके अनुरूप बदलना है? तो समावेशी शिक्षा जो है, देखिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी बालकों के लिए, चाहे वो सामान्य हों चाहे विशिष्ट हों, तो सभी को साथ साथ, चाहे सामान्य हो और चाहे विशिष्ट हो, सभी को साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। समावेशी का मतलब है दोनों पर बराबर आवेश रहता है, प्लस और माइनस, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशिष्ट हो, दोनों पे आवेश बराबर रहेगा, सभी के लिए एक समान मतलब अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो सामान्य के लिए वो विशिष्ट के लिए हैं। तो यह शिक्षा मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, जो व्यवस्था चल रही है उसको किसके अनुरूप बदलना है? व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। फिर आगे दोस्तों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रास महोदय जो है, ये उनका कथन है। किसका कथन है? रास महोदय का कथन है, ठीक है दोस्तों। तो आपका विकल्प रास वाला विकल्प जो बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ बुद्धि परीक्षण की क्या विशेषता है? एक स्वस्थ बुद्धि परीक्षण की क्या विशेषता है? तो एक स्वस्थ बुद्धि परीक्षण की विशेषता क्या होती है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें जिस परीक्षण में विश्वसनीयता भी होती है, ठीक है, वैधता भी होती है, समझ गए दोस्तों, वैधता भी होती, सर्वमान्यता भी होनी चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, प्रशासनीयता होनी चाहिए, सर्वमान्यता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। तो ये सभी विकल्प आपके सही हैं। मतलब आपका क्या सही है? आपका ये विकल्प बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है इसमें से? यह निरंतर, ये प्रश्न एक पिछले भी उसमें रखा हुआ था प्रैक्टिस सेट में, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो नहीं होगा। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो इसमें क्या विकल्प आपका सही होगा? फिर दिया हुआ है सभी की विकास दर समान नहीं होती है और विकास हमेशा रेखीय होता है। तो दोस्तों ये विकल्प आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों क्या हैं? गलत हैं, ठीक है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास की प्रक्रिया अंतः संबंधित होती हैं और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, और सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये विकल्प आपका इसे सही मिलेगा। फिर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम का प्रतिपादक कौन है? के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका है जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है वो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रतिपादक माने जाते हैं। सॉरी, जॉन डीवी जो आपका विकल्प है वो बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो ये किसका? तो ये भी एक पीछे उसमें था, तो आप सही विकल्प क्या होगा? देखो, वो अध्यापक को देख करके सीख रहा है। क्या कर रहा है? अध्यापक को देख करके सीख रहा है, तो वो प्रेक्षण करता है। तो प्रेक्षण अधिगम है, वो क्या है? प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। व्यक्तित्व मापन की विधि है, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? रेटिंग स्केल है, व्यक्तित्व दर सूची है, प्रक्षेपी परीक्षण है, या उपर्युक्त सभी है? तो व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि दोस्तों इसमें सही है? व्यक्तित्व मापन की व्यक्तित्व दर सूची, ठीक दोस्तों, ये बी विकल्प सही है। फिर है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क, देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड आप पकड़ लीजिएगा, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन। परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं दोस्तों? आप सभी लोग परिचित होंगे।
तो ये किसकी विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं औपचारिक संक्रिय अवस्था की विशेषताएं किसकी हैं? औपचारिक संक्रिय अवस्था की विशेषताएं हैं। और ये जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चौथी और अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रिय अवस्था। तो अमूर्त तर्क, नैतिक चिंतन और ये उसी की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, 11 से 15 वर्ष इसकी वय वर्ग इसमें आता है। तो ये औपचारिक संक्रिय अवस्था है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।